हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास की हिंदी। देखिए 12th क्लास की हिंदी का 50 आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का पार्ट 2 है। इससे पहले आपको 10 क्वेश्चन दे रखे, उसको नहीं देखिए, जरूर देखिएगा क्योंकि आपको 50 देंगे, उसमें से आपका 10 हो चुका है, यह 10 और होगा इस वीडियो में, यह पार्ट 2 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन होता है वो आपको जरूर बताते हैं कि कौन किस बार पूछा है एग्जाम में, वहाँ बगल में लिख देते हैं। यह बेसिकली सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले, दोनों के लिए एग्जाम एक ही होता है, और साथ में आर्ट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका सिलेबस हिंदी का एक ही रहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर से क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि हम इससे पहले एक वीडियो दे रखे हैं 10 तक का, उसका नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, डायरी का लिखना यानी कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना, जो मलेज लेखक है वह क्यों कहते हैं कि डायरी का लिखा जाना एक मुश्किल कार्य है, यह मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे यह किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन 2012-2016 के BSCB यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डायरी में प्रतिदिन यानी कि जो डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं तथा अनुभवों का वर्णन होता है। डायरी का मतलब क्या होता है, डायरी जब कोई आदमी लिखता है तो उसमें प्रतिदिन जो घटना घटता है और अनुभव जो होता है, हम उसको बात को डायरी में लिखते हैं, ठीक ना, डायरी में लिखते हैं। लेखक मल्लेज के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। बात सही है कि कोई हर आदमी डायरी नहीं लिख सकता, हर आदमी लेखक नहीं बन सकता, हर आदमी डायरी नहीं लिख सकता, हर आदमी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता, हर आदमी मतलब गीतकार नहीं बन सकता, ठीक ना। कोई आदमी गाना लिखता है तो हर आदमी के लिए बस की बात ही नहीं है। तो वही बात है, यानी कि डायरी में जो प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभव का वर्णन होता है। लेखक मल्लेज के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। बात सही है, यह वही व्यक्ति लिख सकता है, यानी कि डायरी जो है वह वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका जीवन नियमित एवं संयमित हो, यानी कि जिसका जीवन एकदम नियमित और संयमित हो। लापरवाह और दिशाहीन व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता। बात सही है, जो लापरवाह हो, दिशाहीन हो, वह व्यक्ति कभी भी डायरी लिख नहीं सकता, उससे होगा ही नहीं। तो यह बहुत सटीक आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। देखिए इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको फ्री में PDF मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछ क्या है, तिरछ का प्रतीक क्या है। यहाँ पे तिरछ क्या है और तिरछ किसका प्रतीक है, तिरछ किसका प्रतीक है। यह क्वेश्चन 2010-2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तिरछ एक छिपकली जाति का जहरीला लिजार्ड है। यहाँ पे समझिए, एक छिपकली जाति का प्रतीक है, यानी कि वो छिपकली जाति में ही होता है लेकिन वो जहरीला होता है, उसमें जहर होता है, समझ गए ना। यानी कि जो उसमें जो नाग होता है उससे भी ज्यादा जहर होता है, 100 गुना ज्यादा जहर होता है तिरछ में। यानी कि तिरछ छिपकली जाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे बिस्खापर भी कहा जाता है। क्या, जिसे बिस्खापर भी कहा जाता है। इस कहानी में तिरछ प्रचलित और रूढ़िया का प्रतीक है। जो इस कहानी तिरछ कहानी जो है उसमें तिरछ है प्रचलित और रूढ़िया का क्या, रूढ़िया का प्रतीक है, ठीक ना। तो तिरछ क्या है, एक छिपकली जाति का प्रतीक है, जहरीला छिपकली जाति का प्रतीक है, जो जिसे बिस्खापर भी बोला जाता है। इस कहानी में तिरछ क्या है, प्रचलित और क्या, रूढ़िया का प्रतीक है। यह बात बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यार, प्लीज आप लोग से कुछ नहीं कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना क्यों चाहते थे, यानी क्यों मारना चाहते थे। देखिए मानक और सिपाही क्या थे, देखिए मानक भी सिपाही था और सिपाही तो सिपाही है। मानक बिस्नी के जो बेटा था मानक, वो वर्मा में लड़ने गया था। देखिए थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए, वर्मा में लड़ने गया था, वह किसके, भारत की तरफ से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। लेकिन सिपाही कहाँ का, जापानी सिपाही जो था, ये बेसिकली आपको पता है जो सिपाही दुश्मन होता है, ये तो बात वही है। सिपाही अगर दूसरे देश का सिपाही, अपने देश के सिपाही, बेसिकली दोनों दुश्मन होता है, दोनों मरने मिटने का तैयार रहते हैं, वही बात है, इसलिए दुश्मन तो होबे करेंगे, मरने मिटने में तैयार रहबे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मानक वर्मा एक जगह है, वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। कौन युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था, याद रखिएगा। तो वर्मा लड़ने गया था, तो दूसरे ओर के पक्ष में जापानी सेना थे, यानी कि किससे लड़ाई हुआ था, जापान के सेना से लड़ाई हो रहा था, ठीक ना। तो उस जापानी सेना थे, तो अतः सेना एक दूसरे के दुश्मन थे, सिंपल है। सेना जब भाई होगा तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही होगा ना। जापान की सेना भारत की सेना के दुश्मन है, पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के दुश्मन है, वही बात है। जो मानक थे, मानक वर्मा लड़ने गया था भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ,
और दूसरे ओर से के पक्ष में क्या था, जापानी सेना थे। ये दोनों बेसिकली सेना ही है और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे, तो बेसिकली एक दूसरे का मारना चाहेंगे। सिंपल है। यह क्वेश्चन 15 और 21 में पूछा गया है, इसको आप आराम से पढ़िए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए, चंपारण सत्याग्रह आप पढ़िएगा 10th क्लास में। देखिए चंपारण के शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने चंपारण की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए क्या किए। यह क्वेश्चन 2010 के 8 यानी कि 8 एग्जाम में, 2010 के 12th के 8 एग्जाम में और 2020 के साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम कहते हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने गांव के बच्चों के लिए यानी कि बच्चों की शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं को सुधारने से काम नहीं चलेगा। गांधी जी के कहना है कि जो गांव के बच्चे हैं उनको खाली आर्थिक जो काम होता है, आर्थिक सुधार से काम नहीं चलेगा। उसके लिए क्या किया है, उनके लिए क्या किए, चंपारण की 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की। कौन कौन जगह, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा, यह 3 जगहों पर विद्यालय की स्थापना की। यानी कि चंपारण के विद्यार्थियों के लिए बहुत मदद की है, क्योंकि 3 जगह वह क्या आश्रम विद्यालय खोले थे। ठीक है ना, कहाँ कहाँ, बरहरवा और मधुबन और भितिहरवा। ठीक है ना। देखिए फिर से पढ़ने का प्रयास करें, आपको समझाने का प्रयास करें। गांधी जी ने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं को सुधारने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए चंपारण की 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की। जहां कहाँ कहाँ, तो बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा, इन 3 जगहों पर विद्यालय की स्थापना की। और यह क्वेश्चन 2010 के 8 में और 2020 के साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 15 नंबर क्वेश्चन, बेसिकली इस वीडियो का आपको पता है कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिस्नी कौन है, वह किसकी प्रति यानी कि उसे किसकी प्रतीक्षा है। बिस्नी कौन है, उसकी किसकी प्रतीक्षा है, या आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करता है। जो बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करती है, चाहे किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। बिस्नी और मुन्नी जो है वह बेसिकली किसकी प्रतीक्षा है, यानी कि वो किसकी प्रतीक्षा कर रही है, या वे डाकिया की राह क्यों देख रही है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर वही होगा। देखिए बिस्नी क्या है, एक गरीब महिला है और वह मानक की माँ है, और क्या मुन्नी की भी माँ है बिस्नी। ठीक है ना, एक गरीब महिला है। बिस्नी अपने इकलौते बेटे यानी कि बिस्नी अपने इकलौते बेटे और मुन्नी अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। यानी कि जो बिस्नी की अपने इकलौते बेटे और की, यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार सुनना चाहिए। ठीक है ना, तो बिस्नी की अपने इकलौते बेटे और मुन्नी को अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। मानक सिपाही के रूप में, मानक कौन है, बिस्नी की क्या है, बेटा है, मुन्नी की क्या है, तो भाई है। मुन्नी की क्या है, भाई है, और मानक बेटे क्या है किसका, तो बिस्नी की बेटा है, कौन, मानक। तो मानक सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा लड़ने गया है। वर्मा एक जगह है जो जापान से लड़ाई हो रहा था, जापानी सेना से, वहां द्वितीय विश्व युद्ध में वह लड़ने गया है। 2 महीना हो गया, यानी कि 2 महीने हो गए, मानक का कोई चिट्ठी नहीं आया। जो मानक है 2 महीना हो गया है लेकिन उसका कोई चिट्ठी नहीं आया, क्योंकि उस समय कोई टेलीफोन नहीं था। ठीक ना, तो वहां पे कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी और मुन्नी डाकिया की राह देखती है कि कहीं मानक की कोई चिट्ठी आए, यानी कि कोई चिट्ठी आई हो, इसलिए वह डाकिया की राह देखती है। तो ये कितना सिंपल है। देखिए बिस्नी एक गरीब महिला है, इस प्रकार से लिखिए, बिस्नी की अपने इकलौते बेटी और मुन्नी की अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। ठीक ना, मानक सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा लड़ने गया है। 2 महीना हो गया लेकिन उसका कोई चिट्ठी नहीं आई है। बिस्नी और मुन्नी डाकिया की राह देखती है कि वहां मतलब कहीं मानव की चिट्ठी आई हो। यह क्वेश्चन 2018 के 8 में और 2020 के साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में 8 में क्वेश्चन और 2020 में साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है 12th क्लास के। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मालती के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चरित्र उद्घाटित करे। यानी जो भी उसका चरित्र है उसके बारे में बताना है। मानव के मतलब जो मालती है बेसिकली वो गरीब रहती है, बहुत इतना आपको बहुत कठिन मतलब बहुत दुख सहती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ क्वेश्चन 2015 के साइंस में और यहाँ पे कॉमर्स में भी पूछा गया, साथ में 2018 के 8 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मालती के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चरित्र का वर्णन करे या उल्लेख करे, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्या देखिए यहाँ पे जीवन में परिवर्तन, यानी कि जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक होता है।
बात सही है कि जीवन में परिवर्तन और प्रक्रिया का स्वाभाविक है। जीवन जब है तो वो परिवर्तन होगा, उसमें स्वाभाविक है, वो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, उस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहेगा। तो जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि एक रास्ता की अनुभूति से अलग होकर अनेक रास्ता की ओर ध्यान केंद्रित करते यानी कि करे। उनकी मानव का स्वभाव होता है कि एक रास्ता से क्या होगा, एक रास्ता यानी कि यहाँ पे अनुभूति यानी कि एक रास्ता की अनुभूति से होकर अनेक रास्ता की ओर ध्यान केंद्रित करे। परंतु मालती का एक रास्ता भरा जीवन घुटन और उबन था। यानी कि देखिए यहाँ पे जो मालती थी यानी कि मालती का जो एक रास्ता भरा जीवन घुटन और यहाँ पे उबन से थका सा था, यानी थका सा हो गया था। तो देखिए उसका जीवन बहुत मतलब कठिनाई था, यानी कि वो उब गया था, उसका घुटन सा जिंदगी हो गया था, थका सा हो गया है। मालती एक नारी है, बात बिल्कुल सही, मालती एक नारी है, अपनी सारी कामनाओं की मारकर एक ही काम प्रतिदिन करती है। यानी कि एक ही काम वो प्रतिदिन करती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक यानी कि वो मतलब घुटन सा जिंदगी जी रही है। देखिए बेसिकली जीवन में होता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, वही बात बताया गया है। जीवन में परिवर्तन प्रक्रियाओं का स्वाभाविक है, परिवर्तन की प्रक्रिया स्वाभाविक है। वहां पे देखिए जो मनुष्य है वो स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव है कि एक रास्ता की अनुभूति से अलग होकर अनेक रास्ताओं की ओर मतलब ध्यान केंद्रित करे। यानी कि उसका मन एक ही चीज में आपको मन लगेगा, आपको एक चीज पर डे खाने के लिए दे दे, आपको खाइएगा नहीं खाइएगा, मतलब उनको अनेक चीजों पर उसको ध्यान देना चाहिए, तब उसका जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। लेकिन मालती का जीवन ऐसा नहीं था। मालती का एक ही रास्ता जो भरा जीवन था, एक रास्ता जो जीवन था घुटन और उबन से थका सा हो गया था। मालती एक नारी है, वे सारी कामनाओं और जो कामनाएं है उनकी मनोकामना है को मारकर एक ही प्रकार की कार्य प्रतिदिन करती है, वही है उसकी मनोवैज्ञानिक। यह क्वेश्चन 2015 के साइंस कॉमर्स और 2018 के आर्ट में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह 2016 में क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई? गंगा गंगा है, आप गंगा पता है कहाँ है, गंगा पटना पाटलिपुत्र गंगा, तो उस पर जो पुल बनाने का जो हुआ, पुल बनाने की बात चली, जो अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई, उसमें कोई उसका दिलचस्पी नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए यहाँ पे वे जानते हैं कि, देखिए अंग्रेज है जो, वे जानते हैं कि गंगा पर पुल बन जाता तो, देखिए गंगा पर अगर पुल बन जाता तो दक्षिण बिहार में यानी कि दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही विचारों का, देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो दक्षिण बिहार है वो दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही विचारों का असर पड़ना शुरू हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, जब गंगा पर पुल बन जाता तो आदमी इधर से उधर जाने लगता है, यानी कि जो विद्रोही विचार है उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा और उन्हें बड़ी नुकसान मतलब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनको पता है कि उन्हें तब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है, क्योंकि उसको घाटा है, खुद उसको घाटा है, इसलिए नहीं दिलचस्पी दिखाती है। तो वे कहते हैं कि फिर से समझ लीजिएगा एक बार, वे जानते हैं कि गंगा पर पुल बन जाता तो दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही विचारों का असर पड़ना शुरू हो जाएगा और उन्हें तब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। यह क्वेश्चन 2016 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 98वां क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? जो गांधी जी है उनके शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी, देखिए गांधी जी शिक्षा संबंधित, गांधी जी कैसा शिक्षा चाहते हैं? वो ऐसा शिक्षा जिससे बच्चे को संस्कार मिले, बच्चे कुछ सीखकर कुछ अच्छा नया टेक्निक का खोज करे, समझ गए, वो ऐसे शिक्षा चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जो महात्मा गांधी वर्तमान शिक्षा पद्धति को खौफनाक एवं है मानते हैं। जो वर्तमान जिसमें महात्मा गांधी थे उस समय की जो शिक्षा है उसको खौफनाक और है मानते थे। क्या खौफनाक और है मानते थे? क्योंकि उस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था, यानी कि उस शिक्षा जो पद्धति था उसमें बच्चों का कोई बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था, ठीक ना। गांधी जी मानते थे कि वास्तविक शिक्षा वही है, यानी कि गांधी जी इस बात को मानते थे कि वास्तविक शिक्षा, रियल शिक्षा और रियल ज्ञान वही है जिसे बच्चों का बौद्धिक विकास हो। वे बच्चों में संस्कार डालना चाहते थे,
यानी कि उसमें बौद्धिक विकास हो, साथ में वो बच्चे को में क्या संस्कार डालना चाहते थे, वह अपने कल्चर को समझे, अपने अपने यहाँ के दुनिया को, वातावरण को समझे, यानी कि उसमें उसमें संस्कार डालना चाहते थे। वह बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहते थे जिससे पाकर वह कृषि के अपेक्षित सुधार कर सके। वह गांधी जी की आदर्श शिक्षा यही थी। बात समझिए फिर से, यह देखिए मोटिवेशनल यह क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि गांधी जी वर्तमान शिक्षा पद्धति को खौफनाक है मानते थे, क्योंकि इस शिक्षा पद्धति में बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था। यानी कि जब उस समय शिक्षा होती थी उस समय बच्चों को बौद्धिक विकास विकास नहीं होता था। लेकिन गांधी जी मानते थे कि वास्तविक शिक्षा वही है, रियल शिक्षा वही है जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो, और तथा साथ में क्या डालना चाहते, बच्चों में संस्कार डालना चाहते थे, उसमें अपने वातावरण में मतलब कैसे पले बड़े उसको बारे में जानना, उसको जानना, संस्कार समझ के संस्कार डालना चाहते थे। वह बच्चों की ऐसे शिक्षा देना चाहते थे जिसे पाकर वह क्या कृषि की अपेक्षित सुधार कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 की साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन क्या है, नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे। जो नामवर सिंह है वो किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे। देखिए अगर हम मान ले थोड़ा देर के लिए, थोड़ा मानते हैं यहाँ बेसिकली, देखिए यहाँ पे मान ले, देखिए अगर हम विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है। यानी कि जो उद्धार ही जब हिंदी कविता का हुआ तो गीत से हुआ, यानी गीत संगीत से हुआ। समझ रहे, अगर विद्यापति को हिंदी कविता का पहला कवि मान ले तो जो उनका जो कविता है यानी कि हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है, जिसकी विकास आगे चलकर, यानी कि जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है। संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है। वाणी मतलब जो आवाज, वाणी से हुआ है, वाणी से हुआ है। गीतों के साथ हिंदी कविता का उद्धार कोई सामान्य घटना नहीं है। जो हिंदी कविता का जो उद्धार है वह सामान्य घटना नहीं है। हिंदी कविता का इतिहास मुक्तः प्रगीत यानी कि प्रगीत मुक्तों को यानी कि मुक्तकों का है। तुलसी के विनय के, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ तक पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे ले चलते हैं। देखिए अगर हम विद्यापति को अगर हिंदी का पहला कवि मान ले तो हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है। बात समझिए, हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है। अगर इसको आगे चलकर हम विकास मतलब आगे चलकर इसको संतों यानी कि आगे चलकर जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है। हिंदी कविता का इतिहास मुक्तः प्रगीत और मुक्तकों का है, प्रगीत और मुक्तकों का है। तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग को वेदना व्यक्त हुआ। यानी कि तुलसी जो थे, तुलसीदास, आप समझ रहे हैं, तुलसीदास वो भी कवि थे। तुलसीदास के विनय के पदों में, यानी कि तुलसीदास के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई। यानी कि तुलसी के पदों में विनय की जो भी व्यक्ता है उसको हम विनय के पदों में व्यक्त हुआ, वेदना को व्यक्त हुई है। तुलसी को यानी कि तुलसी के अलावा यहाँ पे कबीर, सूर, मीरा, नानक आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पदों का लेखन किया है, यानी कि लिखे हैं। तो यही होता है, नामवर सिंह ऐसे ही कविता को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें गीत हो, संगीत हो और बहुत प्यार से लिखा हो, उसी को श्रेष्ठ मानते थे। मैं एक दफा फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आराम से देखिए। इस क्वेश्चन थोड़ा भले आपको लेंदी लगे लेकिन आपको याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल वे में आप आराम से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। जैसे कि विद्यापति को अगर हिंदी कविता का हिंदी की पहली कवि माना जाए तो हिंदी कवि का उद्धार ही गीत से हुआ है, जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है। हिंदी कविता का इतिहास मुक्तः प्रगीत और मुक्तकों का है। तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग के वेदना व्यक्त हुई। यानी कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है। अगर हम तुलसी के अलावा और कवि की बात करें तो क्या कबीरदास, सूरदास, मीरा, नानक आदि जो अधिकांश संत है वे प्राय दोहे और गेय जो पद है उसको लिखते थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2018 के साइंस कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे धरती का क्षण से क्या अभय है, आशय है, यानी कि धरती का क्षय से क्या आशय है। तो देखिए यह भी क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जिस समय शब्द और अर्थ पारस्परिक जुड़ाव का त्याग करते हैं, जिस समय शब्द और अर्थ यानी कि जब शब्द कोई है उसका अर्थ निकलना चाहिए, और कोई सा अगर हम यहाँ पे देखिए क्षण लिखे न लिख दिए तो क्या फर्क पड़ा,
यहाँ पे याक लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? वाक्य याक मतलब ऐसा कुछ वर्ड जैसे ताहो, ताहो होता है कि ताहो लिख दिया, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है। कोई कहता है शब्द अर्थ पारस्परिक जुड़ाव त्याग करते हैं, यानी कि जब जिस समय शब्द और अर्थ पारस्परिक क्या कहता है जुड़ाव का त्याग करते हैं तो उस समय एक मुक्त आकाश का निर्माण होता है। एक मुक्त आकाश यानी कि पूरा मुक्त होना चाहिए, उससे किसी पर प्रभाव नहीं, मुक्त आकाश का निर्माण होता है जिसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठता है। जिसमें क्या होता है, रचना जो होता है वो बिजली की तरह बिजली के फूल की तरह खिल उठता है। बात समझिएगा। देखिए जब पढ़ने में हिंदी पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए आपको, यानी कि जिस समय शब्द और अर्थ का पारस्परिक जुड़ाव का त्याग करते हैं उस समय जो मुक्त आकाश का निर्माण होता है, जिसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठता है। जब शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ चलती है, जब शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ चलती है तब वहाँ धरती का क्षण निर्माण होता है, तब वहाँ धरती का क्षण निर्माण होता है। इस स्थिति में जीवन का यथार्थ व्यक्त होता है। जब भी क्षण का निर्माण होगा वहाँ धरती का निर्माण होता है। इस स्थिति में जीवन का यथार्थ व्यक्त होता है। यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली रचना धरती की रचना करती है। यही बात यहाँ पे पूछा गया, धरती का क्षण से क्या आशय है? यह 2020 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए जब क्वेश्चन आपको पता रहेगा तब ना, ऐसे क्वेश्चन का सटीक आंसर यही होगा। आप देखिए बुक में उठाकर देख लीजिए कितना भारी क्वेश्चन है, मतलब आपको कितना बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जिस समय शब्द और अर्थ पारस्परिक जुड़ाव का त्याग करते हैं उस समय एक मुक्त आकाश का निर्माण होता है, जिसमें रचना का बिजली यानी कि रचना बिजली के फूल की तरह मुक्त यानी कि खिल उठता है। जब शब्द और अर्थ एक साथ चलती है तब वहाँ धरती का क्षय होता है, यानी कि क्षण्य होता है। इस स्थिति में जीवन का यथार्थ व्यक्त होता है। यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली रचना धरती की रचना करती है। ये 2020 के साइंस कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि हर वीडियो में 10 क्वेश्चन, इससे पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको नहीं देखे जरूर देखिएगा। ऐसे प्लेलिस्ट में वीडियो है, ऐसे भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार प्लीज़। देखिए यहाँ पे टाइपिंग करने में मुझको नहीं हो तो 10 क्वेश्चन को टाइपिंग करने में 2 से 2.5 घंटे मुझको लगते हैं। तब बताइए इतना इंपॉर्टेंट यार, इतना खोज के आपको टाइपिंग करना पड़ता है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा।